नमस्कार, स्वागत है आपका TWC में। यदि आपने अभी तक TWC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC। आज हम घटना चक्र का जो 2022 वाला सीरीज है इसका पूर्वावलोकन करेंगे, पर इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हमारी होती चलेगी। जो हम हिस्ट्री की एंशियंट हिस्ट्री को हम प्रारंभ कर चुके हैं, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। किससे? वो घटना चक्र से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज इसके पहले चैप्टर से। देखो, वो कहता है कि रोबोट ब्रोसफूट थे एक। तो रोबोट ब्रोसफूट एक क्या भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? देखो, इसमें जो है, जो रॉबर्ट ब्रोसफूट थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और ये पुरातत्वविद भी थे। तो इसलिए आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो ए और बी दोनों को माना। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रोसफूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रोसफूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगों का त्रिविभागीय विभाजन थॉमसन ने किया था। ना ही आपका लुबाक ने, ना ही चाइल्ड ने और ना ही आपका टेलर। तो आंसर होगा आपका थॉमसन। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन, इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसका वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि पशुपालन का जो प्रारंभ हो जाता है वो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हो जाता है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के ऐसे साक्ष्य भारत में आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ? होशंगाबाद, और होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जिला, बागौर, भीलवाड़ा और राजस्थान से मिले हैं। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है। तो वो पीछे लाई हमने अभी सवाल देखा, तो कहाँ से मिले थे? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से पशुपालन के यहाँ से प्रमाण भी आपको देखने को मिलते हैं। और कहाँ से? बागौर से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखो, क्या आपका चौपानी मांडो से? चौपानी मांडो से नहीं प्राप्त। काकोरिया से? नहीं। मैदाहा से? हाँ। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सराय नहारदार से? ये जो है आपका सवाल दोनों ही आपके, आयोग ने भी इसमें सी और डी दोनों को ही माना है। जैसे देखो व्याख्या इसकी, मध्य पाषाणकालीन मैदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा मैदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। सराय नहार से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए इसका आंसर क्या था? सी और डी दोनों था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अब देखो, इसमें भी दिक्कत है कि जो हड्डी से निर्मित आभूषण है वो मध्य पाषाण काल में आपके देखो सराय नहार से भी प्राप्त हुए हैं और मैदाह से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो आपका ए और बी दोनों होगा। बोथ कैसे? ये आपकी ए और बी दोनों। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, मैंने देखा था पीछे की, जब हमने दमदमा की खोज की थी, जब दुनिया दमदमा की खुदाई करवाई थी, तो वहां से एक ही कब्र से हमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिले थे। कितने मानव कंकाल मिले हैं? 41 समाधान मिले थे हमें। तो इसमें कैसे थे? 5 युगल समाधान थे। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, मैदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म हैं और 3 समाधान
कैसे हैं? वो एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं और शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ होती है, तो खाद्यान्नों की कृषि कृषि का प्रारंभ हो जाता है नवपाषाण काल से। ना ही यहाँ से पशुपालन का प्रारंभ होता है यहाँ से, पुरापाषाण काल से नहीं, प्रोटो ऐतिहासिक काल से नहीं। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? A। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल से ही हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। तो कृषि कर्म से परिचित मनुष्य कब हुआ? नवपाषाण काल में। लेकिन पशुपालन कब से करना शुरू कर दिया उसने? मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट, अगर भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखो, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नीलगिरी से, नीलगिरी पर्वत से नहीं मिलता, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसका पीछे, उसमें कहीं भी नीलगिरी का जिक्र नहीं हुआ, ना ही आपका शिवालिक का और ना ही आपका नला। तो आंसर क्या है आपका? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से ही यहीं से क्या मिली? मानव की खोपड़ी यहीं से मिलती है। वो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने की थी। कब की थी? तो 5 दिसंबर 1982 को इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है, देखो, गंगा नदी से नहीं, यमुना नदी से, यमुना घाटी से नहीं, ताप्ती घाटी से, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी से, क्योंकि नर्मदा घाटी से ही मानव की खोपड़ी का साक्ष्य पहली बार मिलता है ऐसे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं। देखो, बीपीएससी में 5 ऑप्शन लगते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में जो पीएससी है आपका, वहाँ भी 5 वो लगते हैं ऑप्शन। या कि यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, सब 4-4 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखो, अनाज तो सारे के सारे ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं मानव द्वारा, लेकिन वो कह रहा है कि इनमें से भी सबसे प्रयुक्त था, तो इनमें से भी सबसे पहला प्रयोग करा था मानव ने जौ का। देखो, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया, जैसे जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। इनका प्रयोग किया जाता था। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में यही लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। देखो, पहले पहले आप लगाओगे किसको? जौ। और यदि जौ ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप यूज करेंगे इसको, गेहूं को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से? लाहौरा द्वीप से। कहाँ पर दिए गए? संत कबीर नगर। संत, वहाँ, यूपी। अब देखो, जब तक संत कबीर नगर की खोज नहीं हुई थी, लोहरा देव में प्राचीन साक्ष्य की खोज नहीं हुई थी, तो उससे पहले किसे माना जाता था? मेहरगढ़ को। इसको माना जाता था। ये कहाँ है आपका? पाकिस्तान। लेकिन वर्तमान में अब लोहरा देव ने। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्टी हवा है। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो कोल्टी हवा, इलाहाबाद, यूपी से प्राप्त हुए हैं। कौन सी नदी? बेलन नदी घाटी। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। इसका उत्तर पूर्व की भांति। पूर्व की भांति कैसे? मेहरगढ़। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में, अब देखो, ऑप्शन में क्या नहीं है? लोहरा देव नहीं है। जब ऑप्शन में लोहरा देव नहीं है तो अब आपका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। बुर्जुहोम से नहीं, रामगिरी से नहीं और कोल्डी हवा से नहीं। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप से कोई, फिर से देखो, फिर से यहाँ पर क्या नहीं है? लोहरा देव। लोथल में नहीं हुए, हड़प्पा में नहीं हुए, मुंडागांव में नहीं हुए, कहाँ हुए? मेहरगढ़ पाकिस्तान। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए थे ये? देखो, इसमें फिर से
आपका लोहरादेव नहीं है, तो उंडगा, दमसादत, अमरी, बालक। आपका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, उसमें आपका मेहरगढ़ है। नेक्स्ट, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारत में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अंजीरा से नहीं हुए, दम्ब सादात से नहीं हुए, किलीकुल मोहम्मद से नहीं हुए, और प्रयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से नहीं होगा। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में जो मिलते हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। अब देखो भारत की बात कर रहा है वो, क्योंकि देखो 1947 से पहले क्या था? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों क्या थे? एक ही थे। इसलिए हम क्या मानते हैं? भारत। यदि पाकिस्तान, यदि वो कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भी आंसर यही है। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है? स्थायी जीवन वहीं से प्रारंभ होगा जहां पर क्या होगा? कृषि होगी, क्योंकि कृषि के लिए व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है एक स्थान पर। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ नहीं होता तो लौदा वो संत कबीर नगर का, संत कबीर नगर वाला क्षेत्र होता। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 7,000 ईसा पूर्व। जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम क्रम से तिथि 4,000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व की है। इसलिए विकल्प आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो किस काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? दो जगह थी। आपका एक राजस्थान वाला क्षेत्र बागोड़, और एक था आपका एमपी वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन का प्रारंभ साक्ष्य मध्य प्रदेश का होशंगाबाद के निकट है आपका आजमगढ़, और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोड़ क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक, देखो इसी को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं और इसको कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। कैलकोलिथिक, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही। जैसे एक ही व्यक्ति के दो नाम हो जाते हैं ना, तो वो ये है। तो चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। Next. अब देखो, पहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं विचार। वो कह रहा है कि पहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। हाँ जी, पहाड़ संस्कृति के जो लोग थे वो तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? ऐसा नहीं था, ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम पहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ, बिल्कुल होगा। जब वो धातु का काम, धातु को बनाना जानते थे, तो धातु क्या करती थी? इनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन बनेगी। यहाँ से काले लाल रंग के मृदुखंड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। हाँ जी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक, तीन और चार, देखो कहाँ है? एक, तीन और चार आपका नेक्स्ट। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बोवती भी है, ये आप ध्यान रखें, मतलब तांबा वाला स्थान, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इसलिए आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? पूरा पाषाण, पूरा स्थल से पूरा पाषाण इस संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण जो मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें कोटदीज से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्मी से नहीं मिलते, मेहरगढ़ और कालीबंगा से भी नहीं। देखो, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष मिलते हैं। फिर कहता है, नवादा टोली का उत्खनन किसने कराया था? नवादा टोली का जो उत्खनन हुआ था वो एच डी संखालिया ने करवाया था। एच डी संखालिया। शायद पहला पिछला सवाल गलत होगा, एक ये नहीं, कोट दीजिए नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी। इसका आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिले हैं, तो ये आपका आंसर।
नवादा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी संकलिया ने कराया था। इम्पोर्टेंट है ये। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई थी। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? अभी देखो पीछे हमने देखा तो नवादा टोली कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो की गई है वो किसके रूप में की गई है? तो सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं, मंदिरों के रूप में। मंदिरों का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं होता। और कहता है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, हाँ जी। तो वृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वो वृहद मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट, नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्वान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, वुडस्टोन और कंदरिया और मिहिर। नेक्स्ट, राक का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राक का टीला जो आपका संबंधित है, क्या बुधी हॉल से? नहीं। कोल्डी हवा? नहीं। ब्रह्मगिरी से? नहीं। तो संगनकल्लू, संगनकल्लू कहाँ है आपका? कर्नाटक। कर्नाटक से ये यहाँ से प्राप्त होते हैं राक के टीले। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल के राख के टीले प्राप्त होते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका में क्या होता है कि यहाँ पर गुफा के शैल चित्र पाए जाते हैं, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। क्या खनिजों के लिए? नहीं। बौद्ध प्रतिमाएं? नहीं आपका। और सोन नदी का उद्गम स्थल? नहीं। तो ये जो है आपके गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग रूप से उकेरा गया है, पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन इत्यादि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 में चित्र भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल? यही आपका भीमबेटका वाला ही आपका प्रसिद्ध होगा। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है आपका? और भीमबेटका की गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन। ये भी कहाँ है आपका? एमपी में। तो अब्दुल्लागंज रायसेन में ये स्थित। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? तो भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए गए? अभी तो देखा हमने कि 700 जो यहाँ पर शिलाश्रय पाए गए हैं और 133 चित्र भी मिले हैं। ये है आपका भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये काम किया था वीएस वांगकर ने। वीएस वांगकर, माधव सैरव वत्स ने नहीं किया, एच डी संकालिया ने नहीं किया और वीएन मिश्रा ने नहीं किया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी एस वांगकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो जो यही है वी एस, वी एस मतलब विष्णुधर वांगकर। तो पूरा नाम इन्होंने यहाँ इसको दे दिया। तो इसका आंसर कह रहा है गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो गैरिक गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का निर्माण जो हुआ था वो हस्तिनापुर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कह रहा है गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड में प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण भी किया था। तो ध्यान रखना है कि किसने इसकी खोज की थी? तो बीबी लाल ने। नेक्स्ट, ताम्रपास ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो पश्चिम से पूरब की तरफ? नहीं। दक्षिण से उत्तर की तरफ? ऐसा नहीं था। पूरब से पश्चिम की तरफ? ऐसा नहीं। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। इसका आंसर ए होगा। जैसे महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कौन सी? जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर
उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्शों के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी समाधान मिले हैं? ये आपका बुरजोहन जम्मू कश्मीर से, मतलब जो मालिक मर जाता था, मालिक की मृत्यु होने पर उसका जो कुत्ता होता था उसको भी मार पीट कर उसी के साथ दफनाने के साक्ष्य आपके बुरजोहम से मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजोहम से नव पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स- सावधान से प्राप्त हुआ है। कर्तावास ये गड्ढे होते थे, नीचे जमीन के अंदर घर बना गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बुरजोहम से। गर्ता आवाज के साक्ष्य कहाँ से मिले? अभी तो देखा, अभी पीछे बताया गया व्याख्या में कि बुरजोहम से गर्ता आवाज के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति कारण। ख्याति का कारण तो बुर्ज होम। अब बताओ कि बुर्ज होम क्या शैलकृत देव मंदिर से संबंधित था? तो बुर्ज होम जो था वो शैलकृत से नहीं, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके लिए और ये गर्ता आवास के लिए भी प्रतिष्ठा है, गर्ता आवास। तो शैलकृत देव मंदिर के लिए नहीं प्रसिद्ध था। चंद्र केतुगढ़ जो था वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध था, टेराकोटा कला के लिए। हाँ जी, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध था। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे? वो कह रहा है कि सही सुमेलित करना है, ध्यान रखना है, नीचे जरूर पढ़ लेना है कि पूछ क्या रहा, तो सही सुमेलित में आपका डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बुर्ज नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है। एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरास्थल, पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर है। यहाँ से ऐतिहासिक काल की टेराकोटा काल कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदगंड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के जो हमारा क्षेत्र वाला है ये लेखिया, लेखिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। कितने? जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र से लेखिया की शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली इनके अनुसार। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखो कैसे, अभिकथन ए कहता है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया था। फिर कहता है अभी अ, आर कथन उसका, कारण उसका आर क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, यहाँ तक तो ठीक है ये। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये यहाँ से गलत हो जाता है। ए सही है, आर गलत नहीं, दोनों ही सही है। ए गलत है, आर सही नहीं, दोनों ही सही। नेक्स्ट, जी आर शर्मा ने सराय नाहरराय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किस का संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, मानव संसाधन विकास का। नहीं, संस्कृति का है, आंसर होगा ए। अरे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या एएसआई भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
ना ही जॉन मॉर्सल को, जेम्स प्रिंसेप, मार्टिमर व्हीलर। जेम्स प्रिंसेप ने तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया था और कब पढ़ा था इन्होंने? 1837 में। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 तक को ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका गुवाहाटी में नहीं है, बस्तर में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, तो कहाँ है आपका? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका पाषाण कालीन जो आपके क्वेश्चन थे वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कोई अन्य सवाल का आंसर ना मिल रहा हो आपको, किसी भी जीएस के हिस्ट्री के किसी भी जीएस के पार्ट का सवाल ना मिल रहा हो तो आप मेल कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।